गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग शुरू कर चुके हैं हमारा विजय बैच। और विजय बैच में बच्चे लोगों हम लोग जुलाई 21 के हमारे एग्जाम्स के लिए करने वाले हैं जबरदस्त तैयारी, लॉ की भी एज वेल एज ऑडिट की भी। तो आज का जो चैप्टर है वो देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो सकता है आप लोग आगे हो न भी आए हो कि सर ऑडिट एंड ऑडिटर ये कहाँ पे कवर है, क्या ये ऑडिट का पार्ट है सेकंड ग्रुप का या लॉ का पार्ट है फर्स्ट ग्रुप का। बच्चों बढ़िया चीज ये है कि ये दोनों जगह ही आपका कवर है। हालांकि आज जो मैं रिवीजन यहाँ पे ले रहा हूँ वो लॉ के स्टडी मटेरियल के चैप्टर से ले रहा हूँ। देखिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको सब लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाते हैं और मैं बस उसमें आप लोगों को ये चीज और करवाना चाह रहा हूं कि जो भी नया स्टडी मटेरियल है, देखिए हर चैप्टर का हमारा रिवीजन का एक अलग प्लान होगा। आपको मैं पहले से क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि हम सब जगह पे स्टडी मेट कोई काम में लें, बराबर। हम कहीं पे कुछ टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ सकते हैं, ऑडिट के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट पढ़ सकते हैं, मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं, स्टडी मेट से पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बराबर। और ये सब कुछ आपको इसी विजय बैच में मिलने वाला है। आज के लिए जो हम लोगों ने तैयार किया है कि भाई आज क्या टॉपिक हम लोगों को लेना चाहिए, तो हम ले रहे एक बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर जो ऑडिट वालों के लिए भी काम आएगा, एज वेल एज बच्चों जो लॉ फर्स्ट ग्रुप के अंदर हैं उनके लिए भी ये चीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाली है। इसी पर्पज से आज का हमारा टॉपिक है और ये लॉ के स्टडी मैट से हम लोगों ने लिया है ऑडिट एंड ऑडिटर वाला चैप्टर, बराबर। तो सेक्शन नंबर 139 से लगा करके 148 तक का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे कवर है, लॉ में भी एज वेल एज ऑडिट में भी। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे सेक्शंस है। तो हम बच्चों यहाँ पे दो काम करने वाले हैं। एक तो ये कि इन बिटवीन चैप्टर जो भी एग्जाम्पल्स होंगे जिस भी टॉपिक के ऊपर वो हम सारे आज कवर करेंगे, प्लस जो भी आपको एंड में क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक के एंड में वो भी हम लोग चैप्टर के एंड में वो भी हम लोग सारे करने वाले हैं, बराबर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। 139 वाला सेक्शन यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से इन्होंने स्टार्ट किया और 139(1) से बात शुरू की है जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बराबर से। तो छोटा सा एग्जांपल दिया है, पॉइंट बहुत सिंपल है कि एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एट द फर्स्ट एजीएम। तो बट ऑब्वियस है ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है, आप लोग सब जानते हो। छोटा सा एक एग्जांपल बच्चों इन्होंने दिया है, हम सारे एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। राशिल प्राइवेट लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो रजिस्टर्ड हुई है। फर्स्ट एजीएम कंपनी का 30 सितंबर 20। मेरे ख्याल से एजीएम पढ़ने वाले लोग सेक्शन 96 सब लोग जानते हो कि 6 महीना में मीटिंग होने वाला होता है, बराबर। मीटिंग हुआ, द कंपनी अपॉइंटेड राम एंड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट। अब राम एंड एसोसिएट्स एक फर्म को इन्होंने अपॉइंट किया है और वो 5 ईयर के लिए अपॉइंट हो सकती है एज अ सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बराबर। 139(6) में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज की। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो पहला एग्जांपल मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, बराबर से। क्या कहते हो, एकदम इजी इजी इजी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हम सारे एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे बच्चों। मैं इस वक्त ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने, चूंकि बस एग्जाम आने ही वाले थे और थोड़ा सा आगे हो गए हैं, है ना, तो आप लोगों ने सबने लॉ को एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। बस मेरे साथ इस रिवीजन क्लास पे सारे पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कर लीजिए। फिर बच्चे लोगों हम आगे बढ़े तो हमारे पास में एक सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे आपको और दे रखा है ऑडिट कमेटी का, बराबर से। अब हमने कहा सर ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, तो बच्चों यहां से सेक्शन नंबर 177 आपसे बात करता है कि किन किन कंपनीज में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होगी, बराबर। तो बीओडीज ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, बच्चों समझिएगा, हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए तो कंपलसरी कर दिया, है ना। एंड फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, लिस्टेड के लिए तो है ही है, लेकिन इनके लिए भी अपने को क्या चाहिएगा, ऑडिट कमेटी चाहिएगी। फटाफट से बच्चों, पेड अप कैपिटल जिनका 10 करोड़ या इससे ज्यादा का है, टर्नओवर जिनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या जिनका डिबेंचर डिपॉजिट बच्चों 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है। तो याद रखने का अच्छा तरीका है कि आप लोग इसको 10, 50 और 100 याद रखें ना, तो इजीली याद होगा, ठीक है। तो 10 में हमारे पास में क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल होगी। 50 में हमारे पास में बच्चों लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर डिपॉजिट है, उसको कुछ भी आप बोल दें। डी से डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गए, बोरोइंग्स हो गई, बराबर। तो आप चाहे तो इसको बी भी बोल सकते हैं, बोरोइंग्स। और टी से हमारा बच्चे लोगों को क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। तो शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं इसको पीबीटी के नाम से, समझ रहे हैं।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ते हो ना आप लोग, किधर अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, टैक्स में, जिधर भी पढ़ते हो, तो पीबीटी हमारे लिए फर्स्ट क्लास हो गया बच्चों। पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया एक तरह से याद रखने के लिए। पी से पेड अप शेयर कैपिटल 10 का हो गया बच्चों, बराबर से। और उसके बाद में बी से हमारी बोरोइंग्स हो गई, वो 50 करोड़ या उससे ऊपर की अगर हो तो, कैसा आप लोग देख रहे हो। और टी से हमारा टर्नओवर हो गया 100 करोड़ या इससे ज्यादा का, बराबर। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑडिट कमेटी हो गई बच्चों। जहां ऑडिट कमेटी आप लोग जानते हो, वहां ऑडिटर के नेम का रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी ही करती है, ठीक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड केपीएमजी एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ सूर्या सोलर लिमिटेड, कंपनी का नाम है। हाउएवर बोर्ड ऑफ कंपनी डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन। अब प्रोविजन आप अच्छी तरह से जानते हो, 139(1) बहुत क्लियर बात कहता है कि अगर बोर्ड नाम एग्री नहीं कर रहा है तो बोर्ड वापस से भेजेगा ऑडिट कमेटी को नेम डिसाइड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। इन सच कंडीशन बोर्ड शैल रेफर बैक टू द रिकमेंडेशन टू द कमेटी, बराबर। और साथ में डिसएग्रीमेंट के रीजंस भी बताएगा। अब अगर यहाँ पे ऑडिट कमेटी नेम को चेंज कर देती है तो बात अलग है, और अगर वो सेम नेम वापस से भेज देती है तो फिर बोर्ड अपना डिसाइड किया हुआ नाम एजीएम को सेंड कर देगा। ये आप लोग प्रोविजन बहुत अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, बराबर से बच्चे लोगों, कोई दिक्कत नहीं। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, साथ साथ में रिवीजन करते जाइए कौन कौन से पॉइंट लग रहे हैं। सारे जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं पूरी चैप्टर के अंदर, हम वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर पे आ गया बच्चे लोगों में। अब एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है भाई, खास करके हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने नया स्टडी मेट अब तक नहीं देखा है, बराबर, उनके लिए बच्चों एक छोटा सा नया पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ नेफ्रा के रूल्स आ गए, है ना। नेफ्रा बच्चों हम लोग सेक्शन नंबर 132 अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इस चीज को यहां से देखिएगा, एज पर रूल 3 सबसेक्शन 2 नेफ्रा रूल्स, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड बाय नेफ्रा रूल shall inform the NEFRA within 30 days of the commencement of NEFRA rule in NEFRA 1 the particulars of auditor as on the date of commencement of the NEFRA rules। बच्चे लोगों को ये अपने को ध्यान में रखना है, every existing body corporate other than company governed by NEFRA, बराबर से, shall inform the NEFRA within 30 days of the commencement of the NEFRA rule the particulars of the auditor as on the date of commencement of NEFRA rules। बच्चों ये एक नया पॉइंट इसके अंदर है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसी के साथ में इन्होंने बोला एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 formed in India and governed under NEFRA rules shall within 15 days of appointment of an auditor under subsection 1 of 139, मतलब इसी सेक्शन की बात हो रही है, पर जो वो भी नेफ्रा को इन्फॉर्म करेगी, बराबर से, अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अपॉइंटेड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट, ये बच्चों अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो दो नए प्रोविजंस आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख करके जा सकते हैं, बराबर से। क्लियर मैटर, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा 132 का नॉलेज इसके लिए होना चाहिए। लॉ वालों के लिए पॉइंट ठीक रहेगा, ऑडिट वालों के लिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन लॉ वाले इसको जरूर ध्यान में रख करके जाने वाले। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल हमको कहता है एक्स लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी appointed Mr. Raghav as an auditor in its AGM dated 29th of September 2016. Mr. Raghav will hold office of auditor from the conclusion of this meeting up to the conclusion of the 6th AGM to be held in 2021. बच्चे लोगों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वो एक टर्म जो 5 ईयर का है उसके लिए वो अपॉइंट हो सकता है। नाउ एज पर सबसेक्शन 2, Mr. Raghav shall not be reappointed as auditor in XYZ Limited for further term of 5 years. He cannot be appointed as auditor up to year 2026, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन अगर अपॉइंटेड है और अगर हमारी कंपनी जो है वो 139(2) की रिक्वायरमेंट्स के अंदर कवर हो रही है। आप लोग सब मेरे ख्याल से 139(2) की रिक्वायरमेंट्स को याद रखते हो। ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पे हो, बहुत सिंपल सी चीज है कि क्लियर इन्होंने बोल दिया यहाँ पे, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर वो प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर वो सारी कंपनीज जिनका बोरोइंग्स जो है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ या इससे ज्यादा का हो, उन पर हमारा रोटेशन का जो प्रोविजन है वो लगने वाला है, बराबर से। रोटेशन के प्रोविजन के हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन 5 ईयर के बाद में 5 साल की कूलिंग पीरियड के ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। और यहीं पर बच्चों अगर एक, अच्छा
सेम प्रोविजन हमारा लिस्टेड कंपनी में भी लग रहा है, वो तो बट ऑब्वियस हमारी बात हो गई। ऐसा ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, जहां राघव को इंडिविजुअली अपॉइंट करने की जगह, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, एक फर्म है राघव एंड एसोसिएट्स, उसको अगर अपॉइंट किया गया है, बराबर, तो 2016 में अपॉइंट किया बच्चों 29 सितंबर को, तो वो काम कर सकता है 6th AGM तक, पहला टेन्योर 2021 तक। और चूंकि एक फर्म है तो एक और टेन्योर 5 ईयर का आ सकता है, यानी कि 2026 तक 2 टेन्योर हो गए 5 + 5 के, याद रखेंगे आप लोग, काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद में 5 साल के कूलिंग पीरियड के ऊपर जाना पड़ेगा। इनोदर 5 ईयर के लिए 26 से 31 वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, नॉट बी री अपॉइंटेड फॉर फर्दर टर्म ऑफ 5 ईयर आफ्टर 26 टू ईयर 2031, बराबर से। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोगों को ध्यान में है। नाउ बच्चों, कॉमन पार्टनर का एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। कॉमन पार्टनर का पॉइंट है, कृष्णा एंड एसोसिएट्स इज एन ऑडिट फर्म हैविंग 2 पार्टनर, 2 पार्टनर है कृष्णा एंड एसोसिएट्स में, कृष्णा एंड श्याम। मिस्टर श्याम इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ अनदर फर्म जिसका नाम है कुकरेजा एंड एसोसिएट्स, बराबर। अब कृष्णा एसोसिएट्स जो है वो अपॉइंटेड होती है ऑडिटर गोल्डन स्मिथ लिमिटेड की 2 कंटिन्यूज या कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए 2016 से लगा करके 2026 तक, यानी 5 + 5 के 2 टर्म बचे लोगों, ये खत्म कर चुकी है कृष्णा एंड एसोसिएट्स, बराबर। अब सवाल आता है कि 2026 में क्या हुआ होगा। नाउ इफ गोल्डन स्मिथ वांट्स टू अपॉइंट कुकरेजा एंड एसोसिएट्स एज एन ऑडिट फर्म, अब अगर वो चाहती है कि भाई 2026 से लगा करके जो अगला टर्म जाएगा 5 साल का 2031 तक, यहां पे वो कुकरेजा एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट कर दे, तो नहीं कर सकते, आप लोग जानते हो। It cannot do so because Mr. Shyam is the common partner between both of the audit firm. अगर दोनों ऑडिट फर्म में कोई कॉमन पार्टनर रहेगा तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, वो वाली फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर 5 years। हम लोग जानते हैं क्योंकि कूलिंग पीरियड हमारा 5 साल गई है। अब जैसे ही 2031 खत्म हो गया, 2031 पे आप पहुंच गए, फिर आपके पास ऑप्शन खुला है। आप चाहे तो वापस कृष्णा एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट कर सकते हो, आप चाहो तो कुकरेजा को अपॉइंट कर सकते हो। ये देखो, आफ्टर 5 ईयर गोल्डन स्मिथ लिमिटेड में अपॉइंट वेदर कुकरेजा वेदर कृष्णा एंड एसोसिएट, जिसको अपॉइंट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। तो ये प्रोविजंस हम लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा कॉमन पार्टनर वाला, बराबर से। तो देखिए, इस वक्त हम लोग लॉ का स्टडी मटेरियल लेकर के बैठे हैं यहाँ पे, और उसमें जितने नए एग्जाम्पल्स कवर हुए हैं हम उन सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, बराबर से। सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये जितना लॉ वालों के लिए काम आएगा उतना ऑडिट वालों के लिए भी काम आने वाला है, बराबर से। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे अलग अलग हैं दोनों बुक के अंदर, तो आप लोगों को करने में बड़ा मजा आने वाला है। अब बच्चों, ये जो हमारा एक पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो चलेगा, बराबर से, क्योंकि ये तब के प्रोविजन है जब ये नया एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, मतलब नया सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था, और 2017 में बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी पढ़ते हैं, ये जो हमारा 3 years वाला कंसेप्ट था कि 3 साल के बाद आप इसको एप्लीकेबिलिटी के अंदर लेकर के आएंगे, ट्रांजिशनल पीरियड जो हमारा था वो भी चलने वाला है, बराबर से। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर रहा था, यहाँ में एक और एग्जाम्पल के ऊपर आ गया बच्चों लोगों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, कंटिन्यू एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं। यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2/6/2020, 2 जून 2020 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बोर्ड मीटिंग, बच्चों 15/6 को इन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाया है। अच्छा, मेरे ख्याल से सेक्शन जो है वो चालू हो चुका है, फर्स्ट ऑडिटर वाला 139(6) वाला, बराबर। अब ये कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, उसी का ये पॉइंट है अपना, है ना। अब 15/6 को इनका बोर्ड मीटिंग होता है, जहां पे ये जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स को एज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं 5 साल के लिए, बराबर से। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। एज पर सेक्शन 139(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट, द बोर्ड शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो बच्चों, याद है क्या आप लोगों को? 30 days के अंदर, और अगर 30 days के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो फिर इनकॉर्पोरेशन से 90 days के अंदर मेंबर्स लोग अपॉइंट करेंगे। हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप सबने पढ़ा हुआ होगा, बराबर से। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से 30 days के अंदर अंदर इसको अपॉइंट करना है आपको रजिस्ट्रेशन के, और ये बंदा 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होगा। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम,
बराबर से, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, एकदम सिंपल पॉइंट है। तो आप लोग यहां से देखिए, बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया है, मतलब 30 दिन के अंदर अपने को अपॉइंट करना होता है। 2/6 को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और 15 मतलब 13-14 दिन के अंदर ही अपॉइंट कर दिया, तो बिल्कुल इसका जो अपॉइंटमेंट है वो वैसे तो वैलिड रहेगा, बराबर से। लेकिन दिक्कत क्या है, वैसे तो वैलिड रहना चाहिए बच्चों, 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट हो गया है, लेकिन 5 ईयर्स के लिए आपने अपॉइंट कर दिया है, जो कि परमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट होता है 30 डेज के अंदर अंदर। वो 30 डेज के अंदर तो आप कर रहे हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हो रही है कि आप उसको अपॉइंट कर सकते हो सिर्फ नेक्स्ट एजीएम तक ही, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई ये अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, क्लियर। हाँ, बोर्ड अगर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो फिर 90 डेज के अंदर मेंबर्स लोग अपॉइंट करेंगे ईजीएम बुला करके, ये भी अपने को पता है। और वो भी जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो हमेशा कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम तक काम करेगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑडिटर। अगला एग्जाम्पल, ये हम लोगों ने अपनी बुक में भी कवर किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट श्री गणपति एज अ प्रैक्टिस चार्टेड अकाउंटेंट एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। आपको इस पे कमेंट करने को बोला, तो भाई साहब एमडी को ये राइट नहीं है, ये राइट सारे बीओडीज को मिलकर के है। अकेला एमडी हैव नो पावर टू अपॉइंट एनी ऑडिटर या फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो सीधा सीधा सा आंसर आपके पास में है, पूरा प्रोविजन हमने समझा दिया। In the view case, managing director cannot appoint as first auditor of company himself, वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, आप लोग जानते हैं, बराबर से। फिर बच्चों 139(8) हमारा आ गया, कैजुअल वैकेंसी का बहुत प्यारा सा सेक्शन है। जब भी कैजुअल वैकेंसी होगा 30 डेज में बोर्ड उसको फिल करेगा और वो नेक्स्ट एजीएम तक काम करेगा। लेकिन अगर ये रेजिग्नेशन की वजह से हो रहा है तो बोर्ड के रिकमेंडेशन के अपॉइंटमेंट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक ईजीएम बुलाना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स का ईजीएम होता है, बट ऑब्वियस है, और उसमें आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, है ना। ये पॉइंट सबको पता है, बहुत अच्छा पॉइंट एग्जाम में अक्सर आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रमन एज इट्स ऑडिटर इन एजीएम हेल्ड ऑन 30th September 2019। इनिशियली ही एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, बच्चों उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसने 31 अक्टूबर 19 को कर दिया है रिजाइन फॉर सम पर्सनल रीजन। बच्चों रिजाइन कर दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे चाहते हैं कि एडवाइस दो, क्या करना चाहिए, बराबर। द वैकेंसी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अल्बर्ट। ओके, चलिए जी, वो मिस्टर अल्बर्ट को उसकी जगह पे लाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट केस के अंदर आप कर सकते हो। 31 अक्टूबर से 30 डेज के अंदर अंदर आप मिस्टर अल्बर्ट को अपॉइंट करिए, लेकिन वहां से 3 मंथ्स में ईजीएम बुला करके उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो, इन द प्रेजेंट केस एज द ऑडिटर हैज रिजाइन, द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड कैन बी फिल्ड बाय द बोर्ड अपॉइंटिंग मिस्टर अल्बर्ट। ठीक है। However, the appointment of Mr. Albert must be approved by the company by passing ordinary resolution at a general meeting. आपको एक OR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुला करके, which must be convened by the board within 3 months on the recommendation of the board। तो बोर्ड को 30 डेज के अंदर रिकमेंड कर रही है और वहां से 3 मंथ्स में आप एक ईजीएम बुलाइए। और बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, उसमें अपने को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है, उसमें अपने को अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये काम करेगा नेक्स्ट एजीएम तक। ठीक है सर, क्या नेक्स्ट एजीएम में मिस्टर अल्बर्ट वापस से अपॉइंट हो सकता है एज अ रेगुलर ऑडिटर? बिल्कुल हो सकता है सर, कितने साल के लिए? बट ऑब्वियस है एजीएम में जो भी पर्सन अपॉइंट हो रहा है वो अगले 5 साल के लिए अपॉइंटेड रहेगा। उसमें अभी जितना काम इसने कर लिया वो टेन्योर इंक्लूड नहीं होने वाला है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ जाऊं आगे। चलिए जी, मैं इस वक्त आप लोगों को नए स्टडी मटेरियल के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आप इसको पढ़ रहे हो स्टडी मैट साथ में लेकर के बैठिएगा। नहीं भी लेके बैठ रहे हैं आप लोग तो यहाँ से देखते जाइएगा, मैं कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ गए, सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन के ऊपर आ गया, बराबर। ये वो चैप्टर है जो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाते हैं। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9, सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। Mr. Suresh, a chartered accountant, was appointed by the board of director of AB Limited as first auditor। ठीक है, कंपनी जनरल मीटिंग के अंदर removed Mr. Suresh without seeking the approval of CG। अब आप लोग सब जानते हो, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है और अगर कंपनी उसको रिमूव करना चाहे तो बट ऑब्वियस है आपको इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले तो बोर्ड काम करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आपको मीटिंग बुला करके उसके अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी आप उसको हटा सकते हो, ऐसे उसको नहीं हटाया जा सकता।
ठीक है। तो बिना सीजी का अप्रूवल लिए उसको हटा दिया, मिस्टर गुप्ता को अपॉइंट कर दिया उसकी जगह के ऊपर। द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड कैन बी रिमूव्ड, आप हटा तो सकते हो अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 1401। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूं आपको, कई लोगों को लगता है कि रिमूवल वाला पॉइंट सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए है। बच्चों ऐसा कहीं पे सेक्शन में मेंशन नहीं है। सेक्शन डायरेक्टली क्या बोलता है, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में बी रिमूव्ड। समझना बात को, अब 139 के अंदर फर्स्ट भी आ गया, सब्सिक्वेंट भी आ गया, सब आ गए। तो ऐसा कोई बंदा अगर एक्सपायरी से पहले, मतलब उसका टाइम एक्सपायरी से पहले हटाया जा रहा है, तो वो सब आपका इसी सेक्शन के अंदर कवर होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा बराबर से। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज इनवैलिड, क्योंकि सीजी का अप्रूवल आपने नहीं लिया, जो पक्का एक प्रोविजन हमारा है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा बराबर से। क्या कहते हो बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? मेरी बहुत सिंपल सी बात थी, और मेरे ख्याल से प्रोविजन भी आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा बराबर, फिर उसके बाद में आपको 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको कंसेंट दे दे रकम, तो उससे 60 डेज के अंदर अंदर आपको एक ईजीएम बुलाना पड़ेगा और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसको हेयरिंग की, तभी आप उसको हटा सकते हैं। चलिए जी, फिर मैं बच्चों आगे बढ़ता हूँ। रेजिग्नेशन वाला पॉइंट भी हमारा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, क्या बात है भाई, एग्जाम्पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस वक्त आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करवा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 10, जो एग्जाम्पल्स यहां दिखेंगे हम सब पर बात करेंगे। FLP लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड एनर्जी, डिफॉल्टेड ऑन द बोरोइंग्स व्हिच अमाउंटेड टू 1000 ऑफ करोड़। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 19, a fraud was uncovered in respect of various transactions of the company and was observed by the central government that the auditor of company were involved in such fraud। बच्चे लोगों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर 140 और 140 भी कौन सा 5 ये रहा, जहां हमको लगता है कि ऑडिटर अगर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को कि भाई साहब इसको हटाया जाए बराबर से। और ट्रिब्यूनल को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हटेगा। ठीक है, आप जानते हो ट्रिब्यूनल ऐसा खुद भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है, पर्सन कंसर्न की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बीच के अंदर है, बहुत क्लियर कट है, तो बिल्कुल कर सकती है। तो आपको पूछा गया बताओ क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को बराबर से, जो भी उसका फ्रॉड है वो सब बताएगी वहां पे। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई है कि ऑडिटर वर इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है टू चेंज द ऑडिटर बराबर से, एंड दोज ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर एनी कंपनी। बच्चों उसकी जगह तो नया बंदा आ जाएगा, है ना, और वो जो पर्सन यहां से हटेगा वो 5 इयर्स तक और किधर भी एज ऑडिटर कंपनी का अपॉइंट नहीं हो सकता है, और साथ में उस पर सेक्शन 447 की पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी बराबर से। तो 1405 ध्यान में है आप लोगों को कि ये प्रोविजंस हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्लाई करता है ना, तो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इट शैल ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर। और सीजी को वो बोल सकता है कि भाई आप नया ऑडिटर अपॉइंट करो सीजी में बराबर से। कंपनी भी अपॉइंट कर सकती है, सीजी भी अपॉइंट कर सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है बराबर। अब बच्चों सबसे हमारा पॉपुलर वाला सेक्शन आ गया 141 वाला, जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। आइए उसके एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 11, मिस्टर अनिल चार्टेड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर। देखो बच्चों, मे अटेम्प्ट हमारा जो है, जो अब जुलाई में होने जा रहा है, स्पेसिफिकली इसके लिए बोला गया था कि नया स्टडी मटेरियल जो है वो अप्लाई होगा। कई सारे लोगों ने शायद नया स्टडी मटेरियल पढ़ा भी होगा, कहीं ने नहीं भी पढ़ा होगा। हालांकि जनवरी अटेम्प्ट से पहले नया वाला स्टडी मेट आ चुका था, तो बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि इस बार आपका जो पेपर बनने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं स्टडी मेट या जो बुकलेट आईसीआई की आई है उन्हीं में से क्वेश्चंस निकल करके बनने वाले हैं। इन्होंने इस बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी मेट के अंदर कवर किया है, चाहे फिर वो लॉ रहा हो चाहे ऑडिट रहा हो। तो मैं आप लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग करिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा वाइड होंगे। अब बात करते हैं मिस्टर अनिल। अब मिस्टर अनिल जो हमारे हैं, ये कौन है भाई? मिस्टर अनिल हमारे चार्टेड अकाउंटेंट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सीधा सीधा से पॉइंट बोला है कि मिस्टर अनिल अ चार्टेड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म
एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। बच्चों समझिएगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पार्टनर ऑफ फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड इन द एजीएम हेल्ड इन सितंबर 2018 इन विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट। ओके भाई, अपॉइंट हुए। सब्सिक्वेंटली जनवरी 2019 में ही ऑफर्ड भरत, another chartered accountant who is manager finance of Lakshman Limited, to join the firm of Anil as a partner। बच्चों समझिएगा, यानी अपॉइंट होने के बाद में ये पर्सन एक ऐसे पर्सन के पार्टनर बनने जा रहे हैं जो आपका जो क्लाइंट कंपनी है उसके अंदर एक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर है, बराबर से। इसका मतलब हो गया ये वाला पोर्शन बच्चे लोगों एकदम सीधा सीधा सा हम लोग सब जानते हैं 1413, बराबर से। और उसका पॉइंट हमको क्या कहता है, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो क्लियर मैटर हो गया बच्चे लोगों। इस तरह का अगर सिचुएशन आया तो आप देखें 1413C क्या कहता है, यही वाला पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था, उसके हिसाब से इनको पोस्ट को वैकेंट करना पड़ेगा। यानी अपॉइंट होने के बाद भी अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होती है तो आपको पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो इन द प्रेजेंट केस अनिल इज ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड एंड एनी एम्प्लॉय ऑफ लक्ष्मण कैन नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो एम्प्लॉय ऑफिसर अगर इसका पार्टनर बनता है तो उस केस में पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अगर अपॉइंट होते वक्त डिस्क्वालिफिकेशन है तब तो आप अपॉइंट होंगे ही नहीं, और अपॉइंट होने के बाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है तो इसका मतलब आपको पोस्ट को वेकेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो आपका पार्टनर कंपनी का एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो पोस्ट को वेकेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म को, कि हमको ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए बच्चों आगे के एग्जाम्पल्स के ऊपर बढ़ता हूं मैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, मिस्टर आशीष एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, वो XYZ लिमिटेड में फेस वैल्यू 900 के शेयर को हेल्ड करते हैं। क्या मिस्टर आशीष क्वालिफाई करेंगे? बच्चे लोगों आप लोग जानते हो 1413D कहता है कि एक ऑडिटर खुद अगर 1 रुपए का भी शेयर हेल्ड कर लेता है, किसी भी अमाउंट का शेयर हेल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई है, बराबर। हाँ, रिलेटिव को हमने 1 लाख तक का एग्जम्पशन दिया फेस वैल्यू पे, बट चार्टेड को खुद को थोड़ी दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे ये भाई साहब होने वाले हैं डिस्क्वालीफाई। क्या कहते हो? तो खुद चार्टेड ने हेल्ड किए, खुद ऑडिटर ने हेल्ड किए तो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट बच्चों, ये एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर मैटर। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए मेरे साथ में। मिस्टर पी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है एंड मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ पी, अच्छा मतलब पी के रिश्तेदार, होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड। जिस कंपनी में आप ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हो उसमें आपके ऑडिटर का जो मतलब जो चार्टेड है उसका रिलेटिव शेयर होल्डर है और उनके पास में शेयर है फेस वैल्यू 90,000 की। बच्चे लोगों आप लोग जानते हो 1 लाख तक का यहाँ पे एग्जम्पशन है, 1 लाख फेस वैल्यू का अमाउंट का एग्जम्पशन मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भाई साहब अपॉइंट हो सकते हैं, है ना। प्रोविजन ध्यान में आया आप लोगों को? सबको प्रोविजन ध्यान में आया? मैं इस वक्त ही मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों ने इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है। मेरे साथ में आप लोग इन एग्जांपल्स का एक बहुत फास्ट वाला रिवीजन जो है वो करने जा रहे हैं। तो बहुत क्लियर हो गया बच्चों, पूरा सेक्शन हमने यहाँ पे समझा दिया है। हमेशा लॉ का पेपर करते वक्त में प्रोविजन बहुत प्रॉपर तरीके से समझाइए। सर अगर हमको इतना सेक्शन याद नहीं हुआ तो 1413D1, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 141 लिख दीजिए, उतने से काम हो जाएगा। 1413 लिख देते तो और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट केस में रिलेटिव के पास में शेयर तो है और 1 लाख तक अलाउड है, हमने पढ़ लिया। 90,000 के फेस वैल्यू के हैं तो यहाँ पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी एंड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर। BC and company is an audit firm having partner Mr. B and C, ठीक है। एक पर्सन है मिस्टर ए, ये रिलेटिव है पार्टनर सी के, और इनके पास में कंपनी के फेस वैल्यू बच्चों 1,01,000 के शेयर्स हैं। क्या बात है भाई, यानी 1 लाख से ज्यादा के शेयर्स रिलेटिव के पास में आ गए हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म है, ऑडिट फर्म है, और उसके एक पार्टनर का रिलेटिव है और उसके पास में शेयर्स जो है वो 1 लाख की वैल्यू से ज्यादा के हो गए। तो साफ पता लग रहा है बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या कहते हो? मार्केट प्राइस नहीं, हमेशा जो देखोगे वो फेस वैल्यू देखोगे, बराबर। तो पूरा का पूरा सेक्शन तो वो का वो आ गया एज इट इज, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये क्लियर बोल दिया बच्चे लोगों। BC एंड कंपनी विल बी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि मेंशन लिमिट जो हमने आपको दी थी उससे एक्सीड में रिलेटिव शेयर हेल्ड कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे हमारा डिस्क्वालिफिकेशन आना ही आना है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी
फिर बच्चे लोगों हम लोग आगे बढ़ गए एग्जाम्पल्स के ऊपर, आगे बढ़ गए एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे के सारे, ध्यान में रखने आप लोग को, है ना। अच्छा एक छोटा सा ये एग्जाम्पल है क्या? नहीं भाई ये तो फैक्ट्स, ये रहा एक एग्जाम्पल, चूक गए क्या हम? ये रहा बच्चे लोगों सीलिंग नंबर पर। सीलिंग नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सब लोग को आता भी है। हर एक ऑडिटर के लिए 20 कंपनीज, बराबर से 20 कंपनीज जो है, लेकिन उसमें 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनी जिनका कैपिटल 100 करोड़ से कम का है वो इंक्लूड नहीं होती, आप लोग जानते हो। तो एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, 3 पार्टनर है एबीसी, ए 4 ऑडिट कर रहा है, ये 6 कर रहा है, ये 10 कर रहा है बच्चों। तो मतलब ये अभी 16 ऑडिट और कर सकता है, ए तो 16 ऑडिट और कर सकता है, बी हमारा अभी कितना बच्चों 14 ऑडिट और कर सकता है, और ये भाई साहब 10 ऑडिट और कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा हमारा काम हो जाएगा, क्या कहते हो? इतना इतना इनके लिए परमिसिबल है ना। मैक्सिमम नंबर कितना है? 20 20 20 60 आप मैक्सिमम कर सकते थे, बराबर से। तो फाइनल आंसर देख लेंगे अपन लोग। ये देखो ये रहा बच्चों, देखो ये भाई साहब 16 ऑडिट कर सकते हैं अभी, ये 14 ऑडिट कर सकते हैं, ये 10 ऑडिट और कर सकते हैं। आप लोग सब जानते हो कि परमिसिबल हर एक के लिए 20 है, प्रैक्टिसिंग टारगेट होना चाहिए, टोटल 60 हो गया है। तो जितना आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो हटा दीजिए, रिमेनिंग ऑडिट अभी आप कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर से। चलिए जी, तो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए भाई, एग्जाम्पल नंबर 16 पे हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 हमको क्या कहता है। SHRD प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी। बढ़िया सर। द कंपनी हैज एनुअल टर्नओवर बच्चों 2000 करोड़ का है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन आर नॉट वेरी गुड कंपेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 19, द कंपनी प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑडिटर एट इट्स बोर्ड मीटिंग, ठीक है। हाउएवर द रेम्यूनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड। क्या बात है सर, यानी सेक्शन हमारा आ गया बच्चों 142, जो कहता है या तो रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में फिक्स कर दो, नहीं तो कम से कम कोई मैनर ही फिक्स कर दो कि भी कैसे आप रेम्यूनरेशन पे करोगे, बराबर से। हाँ फर्स्ट ऑडिटर हुआ तो बोर्ड फिक्स करेगा, आपने को पता है। चलिए देखते हैं। तो एनुअल टर्नओवर इतना है, अच्छी तरह से कंपनी का प्रॉफिट्स नहीं है, तो कंपनी ऑडिटर तो अपॉइंट कर रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑडिटर एट इट्स बोर्ड मीटिंग। ओके, द कंपनी प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑडिटर एट इट्स बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब लग रहा है बच्चों, क्या ये नई कंपनी बनी है क्या? पहली बार एंगेज इन द सॉफ्टवेयर। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़ का हो गया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 19, द कंपनी प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑडिटर इन इट्स बोर्ड एज इट्स बोर्ड मीटिंग। रेम्यूनरेशन फाइनलाइज नहीं किया। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंप्लीटेड द एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग एंगेजमेंट लेटर between the company and auditor, or it was decided that engagement letter be signed without fees। क्या बात है तो जो अभी एंगेजमेंट लेटर में फीस नहीं लिखेंगे, लेकिन वो फीस एक क्लॉज जरूर डाल दिया कि म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, तो ये भी चलेगा ना, कहां दिक्कत है? क्या कहते हो? इन दिस सिचुएशन एंगेजमेंट लेटर सच अरेंजमेंट इज वैलिड। क्योंकि अगर एग्जैक्ट फिक्स नहीं करो लेकिन आप मैनर डिसाइड कर लो कि म्यूचुअली हम लोग एक क्लॉज जरूर डाल दिया कि फीस तो रहेगा, फोकट में काम तो नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो आपस में म्यूचुअली हम लोग डिसाइड करेंगे, तो ऐसा अरेंजमेंट करना भी हमारे लिए वैलिड माना जाएगा। हालांकि ज्यादा बेटर होता है कि कोई ना कोई अमाउंट या तरीका फिक्स हो जाए, पर इस चीज को भी हम लोग वैलिड मान सकते हैं, कि हम लोग को ध्यान में रखना है, बराबर से। तो द रेम्यूनरेशन मेंशन शैल इन एडिशन टू फीस पेबल है, अदर वाले एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं होते, अपन जानते हैं, बराबर से। चलिए जी, तो ये एक एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया है कि अगर कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनर डिसाइड कर सकते हैं, जैसा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकायदा ये क्लॉज एंगेजमेंट लेटर में डाल दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम लोग पहुंच गए, नेक्स्ट पे पहुंच गए बच्चे लोगों। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और क्या है, सेक्शन हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस वक्त आपको करवा रहा हूं सारे एग्जाम्पल नंबर 17। MNO Limited is a listed company engaged in the business of trading of various products. The company also plan to start manufacturing of certain products which are currently traded. ठीक है। During the course of audit, the auditor completed all the procedure related to audit of financial statement. ठीक है। However, the auditor got stuck of one procedure because of which auditor has not got concluded. Okay जी। एक जगह पे आकर के हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ऐसा इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको लॉ नहीं इस वक्त ऑडिट की क्लास के अंदर हूँ बच्चों। वैसे मैं ये चैप्टर जो है वो लॉ के स्टडी मेट से करा रहा हूँ, लेकिन बीच में ऑडिट का प्रोसीजर भी है, क्योंकि सेक्शन जो आप लोग 143 पढ़ रहे हैं वो ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में ही है ना। तो एक जगह जाके ऑडिट का प्रोसीजर हम नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। ऑडिटर आर वेटिंग फॉर सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन
जैसे डायरेक्टर का रिपोर्ट हमको मिल जाए, मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन एनालिसिस मिल जाए, रिव्यू मिल जाए. However, management is not ready with this information and wants to auditor to complete their work without review of this information. वो कह रहे हैं कि आप छोड़ो ना, इस इंफॉर्मेशन को छोड़ो, आप तो उसको छोड़ करके बाकी चीजों को देख करके अपना एडवाइस कर दो. अब मेरे ऑडिट के स्टूडेंट तो जानते हैं कि यस सर ये पॉसिबल ही नहीं है सर, हम तो रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे. घबराओ मत, लॉ वाले इसका आंसर कैसे लिखेंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है मैं आपको बता देता हूं. इन द गिवन केस द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट, ये इनको मेनली चाहिए था, एंड जो भी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है without which they have not been able to conclude the audit doesn't look valid. The auditor is required to audit the financial statement and express an opinion on the same. बराबर से the auditor does not audit these additional information. बच्चे लोगों, अपने को इनका ऑडिट थोड़ी करना है. सर ये हमको कैसे पता लगा? बच्चों बहुत क्लियर मैटर है कि हम जब भी ऑडिट करेंगे हमारा पूरा काम फाइनेंशियल मैटर से कनेक्टेड होगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन का हम यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान से समझेंगे. तो था क्या, ऑडिटर वेट कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन का, भैया डायरेक्टर का रिपोर्ट आ जाए, मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस आ जाए, फिर मैं अपना काम करूंगा. क्यों भाई? आपके पास में जो अवेलेबिलिटी आप उसको देख करके काम करेंगे. बच्चों समझिएगा बराबर से. तो हेयर द ऑडिटर शुड कंक्लूड द वर्क विदाउट डिलेइंग बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्योंकि इस चीज का वेट करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी उससे आपका लेना देना नहीं है कि डायरेक्टर्स का रिपोर्ट क्या कहता है या उनका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो बराबर से. तो क्लियर मैटर है, जहां जहां पे भी आपको ऑडिट करना है बच्चों, इस चीज का बहुत 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 ध्यान में रखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आपको उनका ऑडिट करना है, उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपने को ध्यान में रखना है, न कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अपने को ऑडिट करना है. तो हो सकता है ये एग्जाम्पल्स आपने पहले किए ही ना हो, एकदम नए तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो बच्चों मेरे साथ में एग्जाम्पल्स को करके अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए. ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा होता है फ्रॉड रिपोर्टिंग का. ये ऑडिट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सेकंड ग्रुप का ऑडिट कर रहे हैं ना, ऑडिट सब्जेक्ट जो है उसमें ये 143.12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आइए जी, सबको पता है कि 1 करोड़ वाला पॉइंट इसमें लगता है. 1 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड है 1 करोड़ या मोर, तो आप सीजी को कंप्लेन करेंगे, नहीं तो आप सीधा सीधा सा बीओडीज को कंप्लेन करने वाले हैं. बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट अपन देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर हमारा अगला काम कर रहा है 18. NSH Limited is engaged in the business of retail and listed on the National Stock Exchange. The company recently acquired a business undertaking to expand its business. During the year, certain transactions amounting to thousands of rupees were carried out by the employees, directors of the company, which the management found suspicious and appointed a forensic consultant to carry out their review. बराबर से बहुत सिंपल हो गया. आगे देखते क्या लिखा है. Pursuant to this review process, certain suspect transactions were identified by the management, and the management reported the transaction to the appropriate authorities. उन्होंने appropriate authorities को बोला. During the course of statutory audit, जब आप ऑडिट कर रहे हैं, such transaction were also made known to the auditor. ये ऑडिटर को भी पता लगा. अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, how should the auditor deal with such matter? बच्चों इनमें डील कैसे करोगे? बराबर. अब यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन लॉ वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ऑडिट वालों के लिए तो नहीं है. द ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर इन द कारो रिपोर्ट. सर ये क्या होती है बच्चों? कारो रिपोर्ट आप लोगों के लॉ सब्जेक्ट में नहीं है, नॉट इन लॉ. लॉ में नहीं है बच्चों. कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जो इस वक्त में 2020 में से आ चुका है, लेकिन 2016 लग रहा है, ये सेकंड ग्रुप में जो ऑडिट कर रहे होंगे उन्हीं के काम का है बच्चों. आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों के काम का नहीं है. बराबर. एक बार आंसर जरूर पढ़ रहा हूं मैं. एज पर सेक्शन 143.12 ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और जहां एप्लीकेबल होगा आपको सीजी को बताना पड़ेगा अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का हुआ तो. बराबर से बहुत सिंपल सी बात है, वो आंसर आपको इसके अंदर लिखना है. In the case of suspicious transaction have been identified, management first and information about the same has been given by the management to the auditor. Accordingly, the auditor should report about this matter to the audit committee. आप लोग सब जानते हो 1 करोड़ से कम का अगर फ्रॉड है तो बट ऑब्वियस है आप ऑडिट कमेटी अगर है तो उनको, नहीं तो मैनेजमेंट को बताओगे. उससे ऊपर अगर है तो आपको फिर जाना पड़ेगा. बट द ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेम टू द, क्योंकि उससे ऊपर का अगर नहीं है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. ठीक है. तो अब एक और चीज बहुत बहुत बढ़िया बच्चों. इन दिस केस द
यहां पे लिखा है देखो, ओनली इफ द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई सच इंस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यूटी एज एन ऑडिटर। बच्चों समझना मेरी बात को, अगर इस फ्रॉड को ऑडिटर ने फाइंड आउट किया है, बच्चों बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनना, अगर इनको फर्स्टली ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है तो आपको जरूरत है कि 1 करोड़ से ऊपर का होने पे आप सीजी को इन्फॉर्म करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइंड आउट हमने नहीं किया है, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट फाइंड आउट कर चुका है और अथॉरिटीज को पता चुका है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बराबर, ये देखो क्या लिखा है, इन्होंने क्लियर बोल दिया, वेयर एप्लीकेबल टू द सीजी by its officer of company only if he is the first person to identify such instance of course of performance of his duties as an auditor। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर चुका है बच्चों, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटीज को बता देंगे, उससे ऊपर अपने को नहीं जाना है, बिकॉज दिस फ्रॉड वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है लॉ वालों के लिए, बस कितना काम का है। वैसे तो मैं आपको कह चुका हूं कि जो ऑडिट सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है, अपने आने के चांसेस कम है, बट आप लोग जानते हो आईसीआई, देखिए बहुत सीधी सी बात है, लव वॉर एंड सीए, इन सीए कुछ भी हो सकता है, तो उस बेस पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना चाहिए, काम आ सकता है हमारे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो सर एग्जाम्पल एक बार ये वापस बता दूं बच्चों, सीधा सा रूल था कि अगर ऑडिटर ने कोई भी फ्रॉड आइडेंटिफाई किया, अगर 1 करोड़ से कम का है तो बीओडीज या ऑडिट कमेटी को बताएगा, और 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो सीजी को बताएगा। लेकिन सीजी को बताने के लिए ये भी जरूरी है कि ये फ्रॉड उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया होना चाहिए फर्स्टली, लेकिन ये फ्रॉड ऑलरेडी बोर्ड आइडेंटिफाई कर चुका है। जब बोर्ड आइडेंटिफाई कर चुका है तो हम क्या करेंगे, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को जरूर बता देंगे कि हाँ भाई हमने भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन सीजी को बताने की अब रिक्वायरमेंट हमारी नहीं रहेगी, आप लोग को ध्यान में रखना है। बराबर से, चलिए जी आगे बढ़ता हूं, और बच्चे लोगों को आगे बढ़ते 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 देखें, सेक्शन 144 आ गया, बहुत प्यारा सेक्शन है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला, जरूर 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 पढ़ करके जाओगे, बिल्कुल भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज एक ऑडिटर नहीं दे सकता है, वो आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं। बराबर से, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, उसके अलावा डिजाइनिंग का अगर उसने काम करना चाह रहा है ऑडिट के साथ साथ, अब पहले किया हो चलेगा, एक्चुरियल सर्विसेज अगर दे रहा है, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या आउटसोर्स से कहीं से फाइनेंस करवा रहा हो, या सीए के साथ साथ एमबीए कर रखा है तो भाई साहब मैनेजमेंट का सर्विसेज भी दे रहे हैं, या एनी अदर प्रोस्क्राइब, ये तो होगी तब देखा जाएगा। ये टोटल 9 है बच्चे लोगों, बराबर। वैसे एनी अदर को छोड़े तो 8 सर्विसेज हमारे पास में है, जिनको ऑडिटर होने के साथ साथ आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, या तो ये कर लो या ऑडिट वाली सर्विसेज दे दो, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का बहुत प्यारा सा इन्होंने बना करके दे दिया है, सेल्फ रिलेटिव के साथ मिलकर के पूरा चार्ट आप लोगों को दिया है, तो आप लोग मेनली पढ़ते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों और आता है इसके ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 19। MNP Limited is a medium-sized company engaged in the business of pharmaceuticals. For the year ended 31st March 18, the company is looking for appointment of GST auditor. क्या बात है सर, GST auditor अपॉइंट करना चाह रही है। The company wants to appoint somebody for this work who is familiar with the business of the company, और जिसने कंपनी के साथ काम भी किया और लेसर एफर्ट से जो काम कर ले, तो कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट करती थी बच्चों, जीएसटी ऑडिटर। तो क्या ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज में है क्या, कहीं चेक कर लो। नहीं सर ये तो नहीं है, नहीं है तो अपॉइंट कर सकती है, बोलो 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 क्या कहते हो बच्चों, देखें अपन, ये देखिए, तो यहाँ पे क्लियर बोला है, यहाँ पे हो गया, द कंपनी हैज ऑप्शन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर दैट कैन बी अपॉइंटेड फॉर हिज वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि ये वाली सर्विस 144 में कि आप टैक्स ऑडिट भी करके दे रहे हैं, वो कहीं पर भी प्रोहिबिटेड नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये बंदा अपॉइंट हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से रखेंगे। साइन ऑडिट रिपोर्ट आप लोग सब जानते हैं, पार्टनर साइन करेगा, जिसने ऑडिट किया है वो साइन करेगा फर्म के बिहाफ पर। पेनल्टीज का आपका पूरा सेक्शन 147 आपको देके रखा है, और 148 में बच्चों कॉस्ट ऑडिट का हमारा पोर्शन है, बराबर। लेकिन उतना ज्यादा आप लोगों के कोर्स में नहीं है जितना लॉ के अंदर है, तो बस उसी रेफरेंस से आप इसको पढ़ करके जाने वाले हैं, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। और यहाँ आकर के देखो सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, आइए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में उनको भी कंप्लीट करते हैं।
स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है नए स्टडी मेट के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का क्या प्रोविजन रहेगा। व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, 90 डेज वाला प्रोविजन आप लोग को पता है, 139(6) में आप लोग को लिखना है। गवर्नमेंट कंपनी का नहीं बोला है, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसको आपने पिछले एजीएम के अंदर अपॉइंट किया था, उसको आपने रिमूव कर दिया उसके टर्म से पहले पहले। तो आप लोग सब जानते हो सेक्शन 1401 इसके अंदर हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा, बराबर। क्या कहते हो, ध्यान में आ गया आप लोगों को। बोर्ड हटाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर अपने को वापस जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो पूरा प्रोविजन आप लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by Government of Rajasthan। बच्चों 25% ही है, बराबर। Mr. Neeraj, a chartered accountant, was appointed as an auditor of company at AGM held on 30th April 18 by ordinary resolution से अपॉइंट हो गए, ठीक है भाई। मिस्टर संजय एक शेयर होल्डर है, वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि सर गलत है, वो कह रहे हैं कंपनीज एक्ट का वॉयलेशन कर दिया है। उनको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि 25% राजस्थान गवर्नमेंट के पास में, इसीलिए इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी है तो भैया वहां पे सीएनएजी को अपॉइंट करना चाहिए। आप कहां से आगे डिसाइड करिए कि क्या संजय बाबू सही कह रहे हैं क्या। ऑल्सो एग्जामिन करो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबव अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। बच्चों क्या कहते हो, क्या होना चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या भाई। इनको एजीएम के अंदर अपॉइंट किया गया है जो 30 अप्रैल को हुई है, तो क्या कहते हो, सही है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं बच्चों। क्लियर हमने बोल दिया कि सिर्फ 25% शेयर हेल्ड करने से ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनती है, और इस वजह से दिक्कत तो नहीं है कोई भी, है ना। तो उस वजह से अपॉइंटमेंट जो है उसमें कोई दिक्कत है नहीं अंडर सेक्शन 1। अच्छा, किसी की जगह अपॉइंट किया गया ऐसा कुछ बात है क्या। एजीएम 30 अप्रैल ऑर्डिनरी नहीं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो मेंबर्स के पास में है खाली कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ये बात तो नहीं है इसके अंदर। एक मिनट देख लेते हैं हम। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय ए कंपनी बेस्ड जनरली विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी का बोर्ड करता है, बाकी तो मेंबर्स ही करते हैं। ये लाइन बच्चों इन्होंने यहाँ पे लिखी है। द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर इज बाय वे एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओनली एंड नो एक्सेप्शन इन द एक्ट। एक्ट में कहीं पे और कुछ नहीं लिखा हुआ है जहां पे आपको बोला कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। सिर्फ जब कैजुअल वैकेंसी में जब हम लोग ऑडिटर का रिमूवल करते हैं तब अपने को एसआर चाहिए, बाकी हमने एसआर की बात कहीं की नहीं। हर जगह पे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए ओआर चाहिए होता है बच्चों, आप लोग ध्यान में रखोगे इस पॉइंट को भी। तो मिस्टर संजय का जो आर्ग्यू है, वो कंटेंशन है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एब्सोल्युटली वैलिड अपॉइंटमेंट रहेगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। चले आगे, बराबर समझ में आ गया आप लोगों को। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, सो अपॉइंटमेंट एब्सोल्युटली वैलिड है। चलो कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फटाफट से खत्म करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। EF Limited appointed an individual firm नरेशन कंपनी, ठीक है भाई, इंडिविजुअल फर्म है नरेशन कंपनी। चार्टेड अकाउंटेंट्स एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई है 30 सितंबर को, ठीक है। अब मिसेस कमला जो नरेश की वाइफ है, वो कंपनी के ही इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दे दी है। 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया है बच्चे लोगों। क्या कहते हो, अलाउड है ना, 15 अक्टूबर को किया, लेकिन नरेश बाबू हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो करने दो ना। 1 लाख रुपीस तक तो अलाउड करते हैं हम। यहाँ रिलेटिव की वही डेफिनेशन लेनी है जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है बच्चों, इधर उधर मत पहुंच जाना, बराबर से। चलो पहले आपको 139(3)(d)(1) का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन कि एनी पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव अगर सिक्योरिटीज हेल्ड करता है इन कैश। बच्चों कैश का मतलब यहाँ पे होता है कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, कैश सी बोले तो कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, या फिर इस होल्डिंग की कोई अदर सब्सिडरी कंपनी हो। इनमें अगर आप शेयर हेल्ड कर लेते हो इनमें से किसी में भी, तो आप डिसअलाउड हो जाओगे, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। हाँ, रिलेटिव अगर हेल्प करता है कंपनी के अंदर और वो भी 1 लाख रुपीस तक की फेस वैल्यू के, तो हम अलाउड करते हैं। तो वाइफ रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है ना, नहीं आती क्या, आती है भाई, आती है, बिल्कुल आती है, ऐसा सोचना भी मत। तो नरेशन कंपनी यहाँ पे बच्चों कंटिन्यू कर सकती है, हमने क्लियर बोल दिया, बिल्कुल भाभी जी कंटिन्यू करो आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर से। क्योंकि 1 लाख रुपीस तक के फेस वैल्यू के बच्चों बिल्कुल अलाउड किए गए हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सप्लेन करना है ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है। गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और 394 कहां से आ गया बच्चे लोगों, कोई दिक्कत नहीं।
सेक्शन हमारा जरूर 245 है, 2 क्लॉज 45, लेकिन बाकी डिटेल जो है वो 394 में है। तो ऐसा आ भी जाए तो टेंशन नहीं लेना है आपको। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट वाला, उसके प्रोविजन आपको यहाँ पे लिख देने हैं। देखिए, फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय सीएनएजी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नहीं तो अगले 30 दिन में बोर्ड अपॉइंट करेगा। वो भी फेल हो जाए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे, तो फर्स्ट एजीएम तक काम करेगा, सबको पता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमेशा कब होता है बच्चों, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, और वो करने का काम करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही। क्लियर मैटर? तो चाहे फर्स्ट का हो चाहे सब्सिक्वेंट का हो, प्रोविजन आपको एज इट इज लिख देना है, बस इसमें ये आपसे पूछा है। सेकेंड बात, अब पब्लिक कंपनी जिसका शेयर होल्डर में XYZ एक बैंक भी है जिसका 18% है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, पब्लिक कंपनी है तो नॉर्मली जैसे अपॉइंटमेंट होता है वैसे अपॉइंटमेंट होने वाला है। क्या कहते हो, ये देखिए, इन द गिवन केस 18% से आप कोई गवर्नमेंट कंपनी बनने नहीं जा रहे हो, नॉन गवर्नमेंट हो, और उसमें फर्स्ट ऑडिटर का और सब्सिक्वेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है बच्चों, बस वो अपने को प्रोविजन के अंदर लिख देना है ना। सिंपल, आपको फर्स्ट और सब्सिक्वेंट जैसा आपने यहाँ लिखा वैसे आप एक नॉर्मल नॉन गवर्नमेंट कंपनी के जो प्रोविजन है उनको आप यहाँ पे लिखने वाले, बस वही लिखना है। इन्होंने जो लिखा बच्चों वो सही भी नहीं है, इन्होंने तो बोल दिया फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंट होगा, वो अगली एजीएम तक काम करेगा, फिर वहां वाला इतना काम करेगा। हमको तो फर्स्ट के प्रोविजन, ठीक है, और सब्सिक्वेंट के जो प्रोविजन है 139(6) के और 139(1) के, वो इसके अंदर लिख देने चाहिए बहुत प्रॉपर तरीके से। चलो, एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशन। मिस्टर आयुष चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड इन एजीएम ऑफ कंपनी, तो सितंबर 18 में होती है। बच्चों ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम अभी अपन लोगों ने किया था कि एक बार तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में जनवरी के अंदर उन्होंने बी को एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लिया। और बी कौन है, वो जिस कंपनी में ये ऑडिटर है उसी के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। मतलब अपॉइंट होने के बाद आप कंपनी के एम्प्लॉय के पार्टनर बन चुके हो, तो ये तो अलाउड ही नहीं है भाई, 1413C डिसअलाउ करता है। क्या कहते हो, है ना। तो ये देखिए, प्रोविजन आपने समझा दिया, हमेशा पहले प्रोविजन समझाओगे। आयुष ऑडिटर अपॉइंट होता है लेकिन बाद में वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का पार्टनर बन जाता है, इसीलिए डीम टू हैव वेकेटेड द ऑफिस, आपको पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? ये तो बहुत इजी है। मिस्टर अभी प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, सिक्योरिटीज हेल्ड करता है अभिमान लिमिटेड में 1000 की फेस वैल्यू की, ठीक है। क्या ये डिस्क्वालीफाई होंगे? सर 1 लाख तक अलाउड है बच्चों, 1 लाख तक रिलेटिव के लिए अलाउड है, इसके खुद के लिए अलाउड नहीं है, इसीलिए बच्चों डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि खुद 1 रुपए की भी सिक्योरिटीज हेल्ड नहीं कर सकता है, तो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अपने को ध्यान में रखना है। बराबर ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्वालिफाइड है कि नहीं आपसे पूछा है, तो नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं है, नहीं अपॉइंट हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चे लोगों, मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिंपल वाले, ऐसे आपने कर भी रखे हैं पक्के से। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए मेरे साथ में ये क्वेश्चन क्या कहता है, एलिजिबल है कि नहीं है, वही 141 पे हमारे क्वेश्चन है। मिस्टर प्रकाश प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, मिस्टर आकाश हु इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश, रिश्तेदार के पास में 70,000 की फेस वैल्यू के शेयर है बच्चों, मार्केट वैल्यू 110 है। अरे होने दो ना, मार्केट वैल्यू कितना भी हो, फेस वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख रुपीस तक की आप हेल्ड कर सकते हो, उससे ऊपर के नहीं। इस वजह से बच्चों ये अपॉइंटमेंट एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा। क्या कहते हो, पोस्ट छोड़ना पड़ेगा क्या? अपॉइंट करना चाहती है, यस ही कैन बी अपॉइंटेड, भाई बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है। बोलो कुछ बोला है क्या? देखो पूरा प्रोविजन सेम अपना हमेशा वाला, ठीक है। और प्रोविजन लिखने के बाद मिस्टर प्रकाश विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटमेंट, बच्चों डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, मतलब कैन बी क्वालिफाइड, अपॉइंट हो सकते हैं। सेकेंड नंबर, मिस्टर रमेश प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, इनडेप्टेड है बच्चों कंपनी से 6 लाख के। हमने कहा था 5 लाख तक का इनडेप्टनेस चलेगा। बोलो 5 लाख ही पड़ा था कि 1 लाख पड़ा था? 5 लाख का इनडेप्टनेस अलाउड है, ये तो 6 लाख के हो गए भाई, तो नॉट अलाउड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं। क्या कहते हो? सीधा सा आपने बोल दिया बच्चों, अगर आप इनडेप्टनेस की बात कर रहे हो तो 5 लाख से ज्यादा हम अलाउड नहीं करेंगे, भले ऑडिटर खुद भी है, चाहे रिलेटिव है, चाहे पार्टनर है। 5 लाख अगर मिस्टर रमेश उससे ज्यादा कहें, 6 लाख से आप कंपनी के यहाँ पे डेटर बनने जा रहे हैं, तो उस बेस के ऊपर सीधा सीधा सा हो गया कि ये पर्सन हो जाएगा डिस्क्वालीफाई, मतलब कैन नॉट बी अपॉइंटेड, डिस्क्वालीफाई हो गया, आपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इनडेप्टनेस आपका 5 लाख से ऊपर का है। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस केवीजे स्पाउस है मिस्टर कुमार की, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, और ये जो चार्टेड अकाउंटेंट की वाइफ है ये कंपनी में स्टोर कीपर है बच्चों, स्टोर कीपर है, बराबर से।
और ये मिस्टर कुमार को अपॉइंट करना चाहते हैं, मतलब जिस सीए को आप अपॉइंट करना चाह रहे हो उसकी जो वाइफ है वो उस कंपनी के अंदर स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर है। तो बोलो स्टोर कीपर का हस्बैंड जो चार्टेड है उसको उसी कंपनी का ऑडिटर बना सकते हैं क्या? सर एम्प्लॉय के रिलेटिव को नहीं बना सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, नहीं बना सकते। एकदम क्लियर मतलब हो गया कहीं पर भी। अच्छा, इन्होंने एक काम और कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा घपला है। इन्होंने स्टोर कीपर बोल दिया। स्टोर कीपर को इन्होंने पता नहीं तो एक बड़ी पोस्ट में डाल दिया है भाई। इन्होंने 1413F ले लिया बच्चों, जिसमें वो वाला पॉइंट है अपना, इफ अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजेबल पर्सन, उस केस के अंदर केवी जो स्पाउस है इज द स्टोर कीपर नॉट ए डायरेक्टर और पीआरसी, हेंस मिस्टर कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। नॉट बी डिस्क्वालिफाइड भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस आंसर को लेकर के डाउटफुल के अंदर हूं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्टोर कीपर तो है ना वो, तो क्या हमने ऐसा कुछ पॉइंट पढ़ा है क्या कि जो भी ऑडिटर का रिलेटिव अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, तो कंपनी के एम्प्लॉय होगी ना, तो एम्प्लॉय का जो रिलेटिव है वो ऑडिटर कैसे अपॉइंट हो सकता है भाई? माना सेक्शन डायरेक्टर वाला नहीं लग रहा है, लेकिन एम्प्लॉय तो है, तो एक पर्सन खुद बराबर से या उसका पार्टनर, या अपन सीधा पढ़ते हैं कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय है। अच्छा यस बच्चे लोगों, बहुत जोरदार बात हो गई, उसमें हमने रिलेटिव का पॉइंट तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। यस, बहुत खास क्वेश्चन बच्चों सुनना। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी का एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, तो उस पर्सन का पार्टनर या एम्प्लॉय अगर है, वो अगर ऑडिटर बनना चाहता है तो नहीं बन सकता है। उसमें हमने कहीं पर भी रिलेटिव की बात तो की नहीं। सुनना, यानी कंपनी में अगर कोई बंदा सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ध्यान से सुनना, उस एम्प्लॉय का अगर कोई एम्प्लॉय है या उसका पार्टनर है बराबर, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय का अगर कोई रिलेटिव है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके ऑडिटर बनने पे तो बच्चों रोक ही नहीं है। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो? उसके ऑडिटर बनने पे कोई रोक है क्या? नहीं रोके सर, नहीं रोके सर। 1413B के अंदर हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं बच्चों, बी में सी में इस पॉइंट को पढ़ते हैं साथ के अंदर, तो ऐसा कहीं कोई डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे तो है ही नहीं। देखो आपको मैं बता भी देता हूं। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, अक्सर इस क्वेश्चन के अंदर गलती होती है, तो आपको मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर पूरा आपको मैं सेक्शन ही बता देता हूं। ये देखो बच्चों, किधर गया भाई हमारा डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट, ये आ गया। ये देखो आप मेरे साथ, ये रहा पॉइंट बच्चों, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर या एम्प्लॉय है कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का। 1413 हमारा सी हो गया। तो अगर कंपनी की ऑफिसर यानी हमारी ये स्टोर कीपर मैडम है, अगर स्टोर कीपर मैडम का कोई पार्टनर या इनका एम्प्लॉय होता, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो इनका रिलेटिव है, तो रिलेटिव को तो हम रोक ही नहीं रहे, खास बात। हाँ, लेकिन अगर ये स्टोर कीपर की जगह कोई डायरेक्टर रही होती या केएमपी रही होती, तो उस केस में आप अपॉइंट नहीं हो सकते थे। और वो पॉइंट बच्चों हमारे एफ वाले पॉइंट में कवर होता है। कहां गया आप लोगों को बताऊं, ये रहा, ये रहा रिलेटिव वाला पॉइंट बच्चों। हम सिर्फ कहां लेते हैं, या तो आपका सिक्योरिटी होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, या इंडेप्टनेस है, वहां पे हमने लिया था। और उसके अलावा रिलेटिव वाला पॉइंट हमने यहां पे लिया है। अगर आप डायरेक्टर के रिलेटिव है या केएमपी के रिलेटिव हैं, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप एम्प्लॉय के रिलेटिव हैं, तो किसी तरह का कोई प्रोहिबिशन सेक्शन नहीं लगाता है। बराबर आप लोग को समझ में आया मेरा अच्छी तरह से? तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम में अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। ये मेरा सुपरस्टार पॉइंट हो गया, सुपरस्टार एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। थर्ड यही था ना इसका, तो यस आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी क्वेश्चन बच्चों। The board of director of A Limited requested the auditor to accept the assignment of designing and implementation of a suitable financial information system to strengthen the internal control mechanism of the company। क्या बात है, ऑडिटर को आप कह रहे हो भैया आप हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको मजबूत बनाने का काम कर दो, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप थोड़ा सा मजबूत बना दो, ऐसा कुछ काम आप लोग कर दो। क्या कहते हो? ठीक है। और हाउ विल यू अप्रोच, अब आप कैसे करोगे? क्या एक ऑडिटर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है क्या? तो चलो वो सेक्शन 144 यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। जो सर्विसेज 144 में दे रखी है वो प्रोहिबिटेड है, वो आप नहीं दे सकते, उसके अलावा कुछ भी दो।
but such services shall not include in the designing and implementation of financial information system. हमको डिजाइन करने को थोड़ी बोला है, हमको तो ऑलरेडी डिजाइन है. क्या कहते हो सर? डिजाइन का एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म. तो हमने कहा as an auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors. बराबर. लेकिन उसमें डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन तो है नहीं, जो अप्रूव्ड होगी वो तो ठीक है, लेकिन 144 में वो सर्विस नहीं होनी चाहिए. इन द सैड केस बीओडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा बच्चों, क्वेश्चन हो गया एज पर द अबव प्रोविजन ये सर्विसेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि 144 में ये सर्विस लिखी हुई है बच्चों जो प्रोहिबिटेड है कि आप कहीं पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन उनके लिए सिस्टम नहीं बना सकते हो. फिर भी अगर आपने एक्सेप्ट किया तो 147 में पेनल्टी लगने वाली है, तो हम उसको एडवाइस करेंगे भाई ये काम मत ही करो, तुम तो अच्छा है. तो बच्चों 144 पे आप जरूर इसको पढ़ करके जाएं, अच्छा पॉइंट है, तो ये आप लोगों को पढ़ करके जरूर जाना चाहिए. बराबर से आज समझ में आया आप लोगों को मेरा? तो ये सारा पोर्शन था बच्चों यहाँ पे लॉ की स्टडी मैट से मैंने कंपनी ऑडिट जो हमारा चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर, उसके सारे जो भी एग्जांपल्स हैं, मैं स्टडी मैट के 18-19 जितने भी एग्जांपल है और ये जो 7-8 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप लोगों के लिए एक बार डिस्कस कर दिया है. ठीक है, तो ये हमारा एक रिवीजन का पार्ट था कंपनीज एक्ट पर. जिस वक्त में मैं मैराथन्स लूंगा उस वक्त के अंदर अपन ये सारे सेक्शंस को तब कवर करेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे. लेकिन अभी मैं उस पर्पज से आप लोगों को रिवीजन कराता जा रहा हूं कि एक बार आपने चैप्टर को पढ़ लिया है तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से हमारे तैयार हो जाए. ठीक है, तो ये था आज का हमारा काम. इस सारे लेक्चर को जरूर देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जैसा मैंने आपको कहा था 3 लेक्चर्स ऑडिट एंड 3 लेक्चर्स हमारे एक वीक में 3 लेक्चर लॉ के और 3 लेक्चर ऑडिट के आने वाले हैं. कुछ रिकॉर्डेड आएंगे, पहले मैंने रिकॉर्डेड से आज स्टार्ट किया है. कहीं पे जहां बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स लगेंगे वहां पे आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा, और हम लोग लाइव क्लासेस भी हमारी इसी तरह से रखने वाले हैं. ओके बच्चे लोगों, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा. बाय बच्चों.